जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, कि जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, फिर क्या मुश्किल और आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। हेलो मेरे प्यारे छोटे भाइयों बहनों, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ कक्षा 10 हिंदी का मॉडल प्रश्न पत्र, जो कि बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। अगर आप भी पढ़ते हैं कक्षा 10 में, आपको देना है 2026 में बोर्ड एग्जाम, तो आज की वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, पूरी वीडियो देख करके जाइएगा, क्योंकि जो आज आप जो इस वीडियो में सीखेंगे, बिल्कुल ऐसा ही सेम मॉडल पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में भी आएगा। फॉर्मेटिंग में थोड़ी सी चेंजिंग आ चुकी है, तो इसी वजह से आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मॉडल पेपर में देखिए, सबसे पहले आपको तो ये पता होना चाहिए, समय आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं, कि आपको बिल्कुल एकदम अच्छे से पता है। पूर्णांक 70 अंकों का होता है, 30 अंक सबको प्रैक्टिकल में मिल जाते हैं। निर्देश पहला है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, यानी कि 3 घंटे 15 मिनट का पेपर है। 3 घंटे आपको क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए और 15 मिनट क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए निर्धारित है। पत्र को दो भागों खंड अ और खंड ब में विभाजित किया गया है। तीसरा है कि प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसमें कि सही विकल्प का चयन करके ओएमआर शीट पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करना है। चौथा है खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न के लिए प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्धारित है। पांचवा है ओएमआर शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर एवं व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें। आपके बोर्ड एग्जाम में व्हाइटनर का प्रयोग करना, इरेजर का प्रयोग करना, ऐसा कुछ नहीं करना है। ओएमआर शीट को एकदम कायदे से भरना है। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके अंक निर्धारित किए गए रहेंगे, यानी कि जो प्रश्न जितने अंकों का रहेगा वो उस प्रश्न के आगे लिख दिया गया रहेगा। स्टार्टिंग होगी आपकी खंड अ के साथ में, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। सबसे पहला प्रश्न, दूसरा सप्तक प्रकाशित कब हुआ था। देखो 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो 1 यहाँ पर लिख दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए सन 1943 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी सन 1951 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी सन 1960 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी सन 1979 ईस्वी, 1979 ईस्वी। तो जो भी इसमें से सही आंसर होगा वो आपको अपने कॉपी पे न लिख करके ओएमआर पर लिखना रहेगा। लिखना नहीं मतलब कि उसमें 4 ऑप्शन बने रहेंगे, 4 गोले, तो जो भी इसमें से सही रहेगा वो गोला आपको फिल करना रहेगा। जैसे उसमें लिखा रहेगा पहले के लिए 1 गोला, 2 गोला, 3 गोला, 4 गोला। अब इसमें से मान लो सी वाला सही है, तो हम इस सी वाले गोले को भर देंगे, ये नहीं रहेगा, इस सी वाले गोले को भर देंगे ऐसे, ठीक है। इस तरीके से प्रश्न संख्या दूसरा, सुमित्रा नंदन पंत की रचना कौन सी है, उर्वशी, पल्लव, साकेत या कामायनी। हम देखिए आप लोग के लिए आंसर की नहीं लेकर के आए हैं, केवल प्रश्न पत्र को करा रहे हैं। अगर आपको दिक्कत होगी तो आप बता देना, हम आंसर की भी लेकर के आ जाएंगे। तो जो भी आंसर सही रहेगा वो आप अपने ओएमआर में लिख देंगे। देखो बोर्ड के द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर है, तो जानते रहिए कि प्रश्न ऐसे आएंगे। तीसरा प्रश्न है, छायावाद की मुख्य विशेषता क्या है। प्रकृति का मानवीकरण, युद्धों का वर्णन करना, यथार्थ चित्रण करना अथवा भक्ति की प्रधानता। आपको पता होगा आंसर, तो आप कमेंट में हमें कमेंट भी करते चलिए। प्रश्न संख्या 4, मैथिली शरण गुप्त किस युग से संबंधित है, द्विवेदी युग से, शुक्ल युग से, छायावादी युग से या फिर भारतेंदु युग से। प्रश्न संख्या 5, केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा था, रामचंद्र शुक्ल जी ने, ग्रियर्सर जी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने या फिर मिश्र बंधु जी ने। तो जो भी आंसर राइट होगा ओएमआर शीट पर आप उसको टिक कर देंगे।
प्रश्न संख्या 6वां, अजातशत्रु नाटक के नाटककार कौन है? जयशंकर प्रसाद जी, महादेवी वर्मा जी, राम कुमार वर्मा जी या फिर सुमित्रा नंदन पंत जी। प्रश्न संख्या 7वां, ईलाचंद्र जोशी की कहानियों का विषय क्या है? सामाजिक विषय, मनोवैज्ञानिक विषय, ऐतिहासिक विषय या फिर राजनैतिक विषय। प्रश्न संख्या 8, सन 1018 से 1936 ईस्वी तक का समय क्या है? प्रेमचंद्र युग, शुक्ल युग, प्रसाद युग या फिर उपर्युक्त सारे। प्रश्न संख्या 9 आपके सामने है मिलान करना। मिलान कैसे करना है? जैसे मैला आंचल में से इन चारों में से किसने लिखा हुआ है? हम जानते हैं मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु की कृति है, यानी कि पहले का ख वाला राइट आंसर हो जाएगा। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है, यानी दूसरे का घ वाला। देखो दूसरे का घ वाला कहाँ पे है? यहाँ पे। इसके बाद है चित्रलेखा, तीसरे का घ वाला। तीसरे का घ वाला देखो यहाँ पर है। कफन जो है मुंशी प्रेमचंद्र के, यानी कि चौथा कफन क वाले से, चौथे का क वाला आंसर। ऑप्शन नंबर ये ए वाला जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पहले का ए सही है, पहले का ख सही है, दूसरे का ग सही है, तीसरे का घ वाला, चौथे का क वाला। मिलान करने वाले प्रश्न पहले नहीं आते थे पर अब आते हैं। फायदा ये है कि कोई एक भी आपको पता है, अगर इस मिलान करने वाले में पता चल गया तो 3 तो आपको पता ही हो जाएंगे कि हाँ यही वाले होंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 10वां आपके सामने, निम्नलिखित में से उपन्यास कौन सा है? सेवा सदन, विराटा की पद्मिनी, कफन या फिर चित्रलेखा। ऑप्शन नंबर ए केवल पहला उपन्यास है या फिर बी वाला पहला, दूसरा, तीसरा तीनों उपन्यास है, सी वाला पहला, दूसरा, चौथा उपन्यास है या फिर डी वाला उपर्युक्त सभी, ये सारी चीजें। इसके बाद प्रश्न संख्या 11वां आपके सामने आ जाएगा कि करु रस का स्थायी भाव क्या है? सबके सामने एक एक है, इसका मतलब सारे बहुविकल्पी वाले प्रश्न 1 अंकों के हैं। करु रस का स्थायी भाव क्या है? रति, हास, निर्वेद। तो जो भी इसका राइट आंसर होगा आप उसे ओमार शीट में अपने लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, सोहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सैर पल, आतप पर्यो प्रभात। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अलंकार के बारे में आपने पता हो तो पता हो आपको कि सोहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सैल पर, आतप पर्यो प्रभात। ऑप्शन नंबर ए उपमा अलंकार, ऑप्शन नंबर बी उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन नंबर सी रूपक अलंकार, ऑप्शन नंबर डी श्लेष अलंकार। तो जो भी अलंकार होगा आप उसे ओमार पर लिख देंगे। प्रश्न संख्या 13, ये एक सममात्रिक छंद है, यानी कि 4 में से कौन सा है जो कि एक सममात्रिक छंद है? सोठा, चौपाई, रोला या फिर दोहा, जिसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 11-13 के विराम से 24 मात्राएं होती हैं। और ये किस छंद का लक्षण है? सोठा का, चौपाई का, रोला का या फिर दोहा का? प्रश्न संख्या 14 आपके सामने, प्रहार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? प्र का, निर का, आ का या फिर पर का। उपसर्ग का मतलब होता है किसी शब्द से पहले लग करके शब्द के अर्थ को बदल देना। तो प्रहार यानी कि प्र से, यानी कि प्र हो गया। 15 है, पंचतंत्र में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्विगु, तत्पुरुष या द्वंद्व समास। प्रश्न संख्या 16, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 2 भेद, 5 भेद, 6 भेद या फिर 8 भेद। प्रश्न संख्या 17वां आपके सामने, आंसू का तत्सम रूप क्या है? देखो इससे ये पता चलता है कि तद्भव तत्सम आपको पढ़ना है, समास पढ़ना है, संधि पढ़ना है, रस पढ़ना है, अलंकार पढ़ना है, छंद पढ़ना है। तो ये सारी चीजें पढ़नी है। आंसू का तत्सम रूप क्या है? रोना, आंख, अश्रु या फिर अश्रु। प्रश्न संख्या 18, कर्मवाच्य में प्रधानता किसकी होती है? कर्ता की प्रधानता, भाव की प्रधानता, कर्म की प्रधानता या फिर इनमें से कोई नहीं।
प्रश्न संख्या 19, ताभ्य शब्द में वचन और विभक्ति कौन सा है? षष्ठी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति द्विवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन या फिर चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20वां है, निम्नलिखित शब्दों में सर्वनाम कौन सा है? मनुष्य, बचपन, कोई या फिर उपयुक्त सभी। तो जो भी राइट होगा OMR शीट में आप लिखेंगे। देखो MCQ वाले पहला खंड अ आपका संपूर्ण हो गया। अब आपको पढ़ना है खंड ब के बारे में, जो कि MCQ का नहीं बल्कि वर्णनात्मक प्रश्नों का रहेगा। सबसे पहला कि निम्नलिखित जो गद्यांश दिए रहेंगे इसके आधार पर 3 प्रश्नों के आपको उत्तर देने रहेंगे। तीनों प्रश्न 2-2 अंक के रहेंगे। आपके सही जवाब देने पर आपको मिल जाएंगे 6 अंक। तो हम गद्यांश को पढ़ते हैं। भिन्न भिन्न धर्मों के मानने वाले भी, जो कि सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, यहाँ भी थोड़ी थोड़ी संख्या में पाए जाते हैं। और जिस तरह यहाँ की बोलियों की गिनती आसान नहीं, उसी तरह यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदायों की भी गिनती आसान नहीं। इन विभिन्नताओं को देख करके अगर अपरिचित आदमी घबरा करके कह उठे कि ये एक देश नहीं अनेक देशों का एक समूह है, ये एक जाति नहीं अनेक जातियों का एक समूह है, तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ऊपर से देखने वाले को जो गहराई में नहीं जाता विभिन्नता ही देखने में आएंगी। देखो अंडरलाइन करने का मतलब है कि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर पहला है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ आपको बताना है। दूसरा है लेखक ने भारतीय संस्कृति को अनेक देशों का समूह क्यों कहा है। तीसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या करना। अगर ये आपको नहीं आएगा कि अथवा के रूप में आपके पास दूसरे ऑप्शन भी हैं। हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है और उसके निर्माता ये समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है, पर कुछ ही समय के बाद उनका ये साहित्य भी अतीत का स्मारक हो जाएगा और आज तो तरुण है वही वृद्ध होकर के अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे। उनके स्थान में तरुणों का फिर दूसरा दल आएगा जो कि भविष्य का स्वप्न देखेगा। दोनों के ही स्वप्न सुखद होते हैं क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। पढ़ने से आपको पता चली क्या होगा कि गद्यांश का संदर्भ क्या होगा, इसे लिखा किसने है, कौन से चैप्टर से लिया गया है। जो रेखांकित अंश है उसकी आपको व्याख्या करनी है और प्रस्तुत गद्यांश में प्रगतिशीलता का क्या अर्थ है ये आपको बताना है। तो गद्यांश वाले प्रश्न समाप्त हुए। अब हम देखेंगे पद्यांश वाले प्रश्नों को। पद्यांश वाले दूसरा नंबर का प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 3 गुणे 2 यानी कि 6 अंकों के। तो कौन सा पद्यांश है। मोर पखा सिर ऊपर रखियो गुंज की माल गरे पहिरोंगी ओढ़ पीताम्बर लै लकुटी वन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी भावत सो ही मेरो रसबान सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान धरोंगी। इस पद्यांश का आपको संदर्भ लिखना है। जैसे वो गद्यांश था ऐसे आप पद्यांश आपके सामने है। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है और कृष्ण के वियोग में व्याकुल गोपियों ने कृष्ण की किन लीलाओं का अनुकरण करना चाहा है ये आपको नहीं आएगा तो अथवा के रूप में आपके सामने दूसरा ऑप्शन भी है। उधा मोहि ब्रज बिसरत नाही, उधा मोहि ब्रज बिसरत नाही वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही प्रात समय जसुमती अरुनंद देखी सुख पावत माखन रोटी दहियो सजायो अति हिय साथ खियावत गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत सिरात सूरदास धनि धनि ब्रजबासी जिनसो हित जदुनाथ।
तो ये जो भी पद्यांश है इसका आपको संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है और श्री कृष्ण को ब्रज की कौन सी बातें विस्मृत नहीं होती हैं। देखो अगर आपको नहीं आ रहा होगा तो फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर के हिंदी की हमारी पूरी प्लेलिस्ट देख लीजिए। पूरा पेपर आपका यही से बनने वाला है, कुछ भी अलग से नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है। संदर्भ के लिए 2 अंक और अनुवाद के लिए 3 अंक मिलेंगे, यानी कि पूरे 2 + 3 5 अंक आपको मिल जाएंगे। इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली महात्मा बुद्ध तीर्थकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास अन्ये च बहवः महात्मना अत्राज्ञ स्वीयान् विचारान् प्रसारयान् न केवलं दर्शने साहित्ये धर्मे अपितु कलेक्षेणरपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्यानाश्च कृति लोके विश्रुता अत्रव्यः कौशल्याः सटिकः देशे देशे सर्वत्र स्पृहान्ते। तो इस गद्यांश का ससंदर्भ आपको हिंदी में अनुवाद करना है। नहीं आएगा तो अथवा के रूप में दूसरा ऑप्शन भी आपके सामने है, आप इसे हल कर सकते हैं। अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते मानव जीवनम संस्कृतिरूम एषां यथा समयं नवां विचारधारां स्वीकरोति नवां शक्ति च प्राप्नोति अत्र दुराग्रह नास्ति यत्र युक्तियुक्तं कल्याणकारी च तदत्र सहर्षं गृहीत भवति। एतस्याः गतिशीलतायाः रहस्यं मानवजीवनस्य शाश्वतमूल्येषु निहितं तद् यथा सत्यस्य प्रतिष्ठा सर्वभूतेषु संभावः विचारे औदार्यम आचार्य दृढ़ता चेती। यह आपका संस्कृत वाला हो जाएगा। तो जैसे गद्य था सेम टू सेम पद्य का भी वैसा आपके सामने प्रश्न आ जाएगा कि दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है। संदर्भ के लिए 2 अंक, अनुवाद के लिए 3 अंक, यानी कि पूरे 5 अंक आपको मिल जाएंगे। माता गुरुतरा भूमे खात पीतोश्चतरस्था मनः शीघ्रतरम वातात चिंता बहुतरी त्रीडात। इस पद्यांश का आप करेंगे संदर्भ के सहित में अनुवाद और अथवा के रूप में। अगर आपको न आता रहे तो आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है, आप इसे हल कर सकते हैं। अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडित अमुख स्फुटवक्ता च यो जानाति स पंडितः। इसके बाद प्रश्न संख्या 5वां, अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर देना है। ज्यादातर शब्द सीमा 80 शब्द की होगी, क्योंकि इसके लिए आपको 3 × 1 नहीं, एक्चुअली ये 3 अंकों का आता है। यहाँ पे मिस प्रिंटिंग में 1 लिख दिया है, ये आएगा 3 अंक का। जैसे अगर आपको मुक्ति दूत पढ़ना होगा खंडकाव्य, जिले के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है, तो जो भी पढ़ना होगा उसमें पहला क्वेश्चन में चरित्र चित्रण करना या फिर सर्ग की कथानक अपने शब्दों में लिखना। जैसे ज्योति जवाहर है तो कथा वस्तु संक्षेप में लिखना, या फिर जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण करना। मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य के 2य सर्ग लक्ष्मी का सारांश लिखना, या फिर इसके आधार पे दौलत का चरित्र चित्रण करना। अग्रपूजा खंडकाव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखना, या फिर खंडकाव्य के आधार पे युधिष्ठिर का चरित्रांकन करना। जय सुभाष खंडकाव्य के आधार पर नायक का चरित्र चित्रण करना, या फिर इसके आधार पे प्रथम सर्ग का कथानक लिखना। अगर मातृभूमि के लिए खंडकाव्य आपका होगा तो संकल्प का सारांश लिखेंगे, या फिर चंद्रशेखर आजाद का चरित्र चित्रण आप करेंगे। कौड़ पढ़ना होगा तो कौड़ खंडकाव्य के आधार पे द्विसभा में द्रौपदी सर्ग का सारांश लिखेंगे, या फिर श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण करेंगे। कर्मवीर आपको कर्मवीर भरत पढ़ना हुआ तो कैकेयी का चरित्र चित्रण, या फिर आगमन सर्ग की कथा वस्तु। तुमुल खंडकाव्य आपको पढ़ना हुआ तो लक्ष्मण का चरित्र चित्रण, या फिर राम मिलन और सौमित्र का उपचार सर्ग की कथा संक्षेप में लिखना।
ये पूरा होने पर प्रश्न संख्या 6वां आपके सामने आएगा, जिसमें आपको दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। 5 अंक आपको इसके लिए निर्धारित है, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामधारी दिनकर या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो जैसे गद्यांश वाले लेखक थे वैसे पद्यांश वाले कवि भी आ जाएंगे। इनका जीवन परिचय देते हुए आपको एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना है, जैसे बिहारी लाल सूरदास या मैथिली शरण गुप्त जी। प्रश्न संख्या 7वां, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो कि इस प्रश्न पत्र में न आया हो। प्रश्न संख्या 8वां है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। भारतीय संस्कृतः मूलः किमस्ति या फिर का संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते। पुरुराजा केन सह युद्धम् अकरोत् या फिर चंद्रशेखरः क आसीत्। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है, ज्यादातर शब्द सीमा 200 शब्दों की। तो रूपरेखा के लिए और लिखने के लिए 7 अंक आपको मिल जाएंगे। 1 अंक रूपरेखा, 6 अंक लिखने के लिए। आप लिख सकते हैं पर्यावरण प्रदूषण पर, विज्ञान अभिशाप या वरदान पर, यातायात के नियमों पर या फिर जनसंख्या लाभ या हानि के ऊपर। सबसे आखिरी में क्वेश्चन नंबर 10वां आपके सामने रहेगा और पेपर आपका यही पर एंड हो जाएगा कि उत्तर मध्य रेलवे को एक ऐसा शिकायती पत्र लिखिए जिसमें ट्रेन में साफ सफाई और सुविधाएं न उपलब्ध होने का उल्लेख हो, या फिर अपनी रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र आपको लिखना है। तो ये कक्षा 10 हिंदी का पूरा मॉडल पेपर इसी तरीके का रहने वाला है। आई होप कि आप लोग को सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी डाउट आपके मन में होगा तो आप हमसे ज़रूर पूछिएगा। हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। आप सभी हंसते खेलते और मुस्कुराते रहिए।